और जब ये महसूस हुआ कि पूरे देश में एक यूसीसी लाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है और उसमें बहुत दुश्वारियां हैं, तो अब ये कोशिश हो रही है कि स्टेट्स के लेवल पर कुछ तजर्बा किया जाए। उत्तराखंड में इससे पहले एक कानून लाया गया जिसको बताया गया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसी तरह गुजरात में अभी असेंबली में इसको पास किया गया। तो इसमें बेसिक जो बात है वो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत किया गया है। तो वो कोई बुनियादी चीज नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और उसमें कहा गया है कि इस बात की कोशिश की जाए, और कोशिश में ये बात शामिल है कि ऐसा कोई कोड अगर संभव है जिसमें तमाम लोग सहमत हों, किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई चीज लाने की पॉसिबिलिटी है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया फ्रेटर्निटी का स्वागत करते हैं। आज हम 4 मुद्दों पर बात करेंगे। अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस, SIR, इजराइल अमेरिका वॉर ऑन ईरान, FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, और S अमीनुल हसन साहब, वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद। मैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसका ब्रीफ करें। जैसा कि बताया गया 4 इश्यूज पर यहाँ हम बात करेंगे, और उन 4 इश्यूज में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका वॉर और FCRA से संबंधित जो अमेंडमेंट आया है उस पर हमारे नायब अमीर अमीनुल हसन साहब बात करेंगे। इसके अलावा जो 2 और मुद्दे हैं कि 5 रियासतों में, 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, उसका ऐलान हो गया है, डेट्स आ गई हैं, उसकी तैयारियां भी जारी हैं। ये 5 स्टेट वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी हैं। तो हम भी समझते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक वो बहुत ही अहम जरिया है जिससे हम अपने नुमाइंदे और हुकूमतों को चुनते हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम मजबूत करते हैं। तो एक बात तो हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि इसमें इन 5 स्टेट्स की जो आवाम है उन सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि ये इलेक्शन इश्यूज पर बेस्ड हो, जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बातचीत हो। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, और जो कुछ समाज में नफरत फैलाई जा रही है, समाज को डिवीजन और विभाजन की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, ये जो मुद्दे हैं इन पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए और आवाम को इन तमाम मुद्दों पर गौर करते हुए ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जो इस देश में अमन, शांति, भाईचारा, इंक्लूसिवनेस और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत
कर सकते हो। ऐसी ताकतें जो नफरत और विभाजन और समाज को बांटने की नीतियां अपनाना चाहती हैं, उनको रोकना और ऐसी ताकतों को मजबूत करना जो इस देश में इंक्लूसिवनेस को और आपसी भाईचारे को और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मजबूत करने वाली है। इलेक्शन कमीशन का रोल भी इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों का भरोसा इलेक्शन कमीशन में मजबूत हो, इस बात की कोशिश की जानी चाहिए। पिछले दिनों में जिस तरह से देश में इलेक्शन कमीशन जैसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन की साख को चोट पहुंची है और लोगों में उसके भरोसे में कमी आई है, लोगों में इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाए कि वो इस इंस्टीट्यूशन में भरोसा लोगों का मजबूत हो और लोग फेयर और फ्री इलेक्शंस हो सके और लोगों का भरोसा मजबूत हो। पॉलिटिकल पार्टी से हमारा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज इश्यूज पर बात करें, जनता के मुद्दों पर बात करें और समाज में इमोशनल इश्यूज, कम्युनल इश्यूज, लोगों को बांटने वाले जो इश्यूज हैं उनको बुनियाद बनाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करने के बजाय लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर बात करने की कोशिश हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपना किरदार निभाएं। हमें उम्मीद है कि आने वाली ये 5 रियासतों के जो इलेक्शन है इसमें आवाम भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी और इलेक्शन कमीशन भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। दूसरा मुद्दा जो हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया है वो SIR का मुद्दा है। आप पहले भी इस मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी ये मुद्दा जिस तरह से देश में कई रियासतों में SIR कुछ में हो चुकी है और कुछ में की जा रही है, खासतौर से वेस्ट बंगाल में जिस तरह से SIR हो रही है उस पर काफी सवाल पैदा हो रहे हैं और वहां इलेक्शन कमीशन के रोल पर, रवैये पर एक किस्म के अविश्वास सा पैदा हो रहा है लोगों में। इस SIR का मकसद जो बताया गया वो तो यही है कि वोटर लिस्ट्स को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, कोई वोटर, जायज वोटर छूटने ना पाए और जो वोटर्स इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं या जिनका इंतकाल, डेथ हो गई है, वो उनके नाम हटाए जाएं। तो ये काम पूरी ईमानदारी से इस तरह किया जाना चाहिए ताकि इसमें लोगों का भरोसा और मजबूत हो। लेकिन देखा ये गया, बिहार में भी SIR हुआ और दूसरी रियासतों में भी, तो ये महसूस किया गया कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को अपडेट करने की और माइन्यूटली जांचने की जिम्मेदारी और तमाम जायज वोटर्स को इंक्लूड करने की जो जिम्मेदारी है उससे आगे बढ़कर ऐसे दायरे में काम करने की कोशिश कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब तक जो होता आया वो ये कि वोटर को शामिल करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और उसके अमले की हुआ करती थी और वोटर से इस बात को प्रूफ, उसका सबूत नहीं मांगा जाता था कि वो वोटर वो खुद इलेक्शन कमीशन तय करता था।
इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसेस थी वो ये थी कि वो ये तय करे कि कोई छूटने ना पाए, जिसका एड्रेस नहीं है वो भी ना छूटने पाए, जो फुटपाथ पर रहते हैं वो भी छूटने ना पाए, जो देश के सिटीजन हैं वो इसमें। लेकिन जैसा कि आपने भी सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने सिटीजनशिप के मुद्दे को भी एसआईआर से जोड़ने की कोशिश की और उससे बहुत सारे सवाल पैदा हुए। और उसी के साथ साथ पैरेलली पॉलिटिकली जो इस तरह के बयानात दिए गए कि देश में विदेशियों की बहुत बड़ी तादाद आ गई है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है, और खास कम्युनिटी की तरफ इशारे जिस तरह होने लगे, और जिस तरह से कुछ स्टेट्स में एसआईआर के जरिए से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए गए, तो ये जो कुछ हुआ और जल्दबाजी में किया गया, तो इससे जो सवाल पैदा हुए हैं उन सवालों का जवाब देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपना जो भरोसा है उस भरोसे को बनाए रखे और वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे में मददगार ना बने। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। नागरिकता का जो इशू है वो एसआईआर से संबंधित नहीं है, और नागरिकता इलेक्शन कमीशन का दायरा भी नहीं है नागरिकता को तय करना या नागरिकता की जांच करना। हाँ, अगर किसी के बारे में कोई ये रिपोर्ट मिलती है कि फला आदमी देश का नागरिक नहीं है, तो उसको मुताल्लिका डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो अपने प्रोसीजर के तहत जांच करेगा, पता करेगा, और फिर उस शख्स को भी मौका दिया जाएगा कि वो साबित करे, तब जाकर उसका नाम कहीं अगर वो साबित होता है कि वो देश का नागरिक नहीं है तो हटाया जा सकता है, इतना प्रोसेस करने के बाद। लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन खुद करने लगे, इस पर सभी को इतराज है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। हमारे देश में नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता, इसलिए हर वो आदमी नागरिक है जिसको एक तयशुदा प्रोसीजर के बाद उसको विदेशी घोषित किया जा सकता, और उसमें भी उसको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। तो इस बुनियाद पर कि लोग किसी की शिकायत पर लोगों के नाम बड़ी तादाद में हटा देना और उनको डाउटफुल वोटर करार दे देना, तो ये जो सिलसिला हुआ है पिछले दिनों, इस पर सिविल सोसाइटी में और जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं उसमें काफी चिंता है। और खास तौर से वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ये हो रहा है और बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, उस पर काफी बहस वहां हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरे में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा और अपने आप को वैलिड वोटर साबित करने की जिम्मेदारी ये वोटर की नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन अपने जराए से ये बात तय करेगा कि वो कौन है। तो ये जो ऑनर्स ऑफ प्रूविंग दैट यू आर ए वैलिड वोटर, ये जो नागरिक पर डाला गया है और उससे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगने की जो कोशिश हो रही है, ये ट्रेडिशंस के भी खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका है उसको भी वॉयलेट करता है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर वो नागरिक जो 18 साल का हो चुका है, कहीं भी देश में रहता है, उसको वोट देने का अधिकार उसका अश्योर किया जाए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अगले 2 मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथी नायब अमीर एस अमीनुल हसन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मुद्दों पर बात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल मीडिया पर्सन्स। मैं 2 मुद्दों पर ब्रीफली गुफ्तगू करूंगा। एक, वेस्ट एशिया में इस वक्त
जो इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है, उस पर मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एस्केलेशन के मोड में दाखिल हो गया है और अभी सोल्यूशन कहीं नजदीक नजर नहीं आ रहा है। ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इसराइल, अमेरिका और ईरान ही का नहीं है। ये एक जनरल पैटर्न हम देख रहे हैं। इसमें रीजनल पीस, ग्लोबल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, ये सब एट स्टेक है। और इससे ज्यादा बड़ा सवाल इस वक्त है इंटरनेशनल लॉ का एहतराम बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त। इस वक्त जमात इस्लामी ये फील करती है कि डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का सिविलाइज दुनिया में फोर्स नहीं है और फोर्स के जरिए से कभी किसी नेशन को घुटनों पर झुकाया नहीं जा सकता। फोर्स का इस्तेमाल के बजाय हम समझते हैं कि गुफ्तगू, डिस्कशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल लॉ, उसके फ्रेमवर्क में काम होना चाहिए। सबसे ज्यादा कंसर्न जिस बात की है वो ये है कि ये जो जंग जारी है इसमें कंबैटेंट्स का नुकसान कम, नॉन कंबैटेंट्स का नुकसान ज्यादा होता है, सिविलियंस का नुकसान ज्यादा हो रहा है, सिविलियन स्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं और बच्चियों को मारा जा रहा है। ये सब हम देख रहे हैं। सिविलियन स्ट्रक्चर, ब्रिजेस को 1,14,000 से ज्यादा घरों को डिमोलिश किया गया, 700 से ज्यादा स्कूलों, यूनिवर्सिटीज को मारा गया है, 370 से ज्यादा हॉस्पिटल्स पर बमबारी की गई है। सबसे ज्यादा कंसर्न है ह्यूमन लाइफ्स का प्रोटेक्शन, आम इंसानों को क्राइसिस में न डाला जाए। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त। हम हिंदुस्तानी हुकूमत से भी चाहते हैं कि उसका जो तारीखी रोल रहा है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, किसी एक तरफ अलाइन होने का नहीं है, प्रिंसिपल स्टैंड लेने का है। और मुल्क की एक परंपरा, एक तारीख रही है इस तरह के इश्यूज में और हमारी इज्जत रही है। हम मीडिएटर का रोल भी प्ले कर सकते हैं, हम लोगों को बातचीत में ले आ सकते हैं, सीज फायर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जल्द से जल्द ये वार खत्म होना चाहिए, इसलिए कि इसका इम्पैक्ट वेस्ट एशिया में भी पड़ रहा है और हम पर भी पड़ रहा है और हम सब जान रहे हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस वॉर की सिचुएशन को कम किया जाए, फौरन से रोका जाए, इसमें अपना रोल प्ले करें। दूसरी गुफ्तगू मुझे जो करनी है वो है FCRA अमेंडमेंट बिल से मुतालिक। ये कोई सिर्फ NGO वर्सेस गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये सिर्फ रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं है। ये दरअसल एक डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का एक बड़ा रोल होता है और खासकर इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करने, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने और हैव नॉट्स, सोसाइटी का जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसकी मदद करने में इन इंस्टीट्यूशंस ने कई 100 साल काम किए हैं। 1-2 साल, 10-20 साल नहीं है। इनकी एक हिस्ट्री है, इनका एक कंट्रीब्यूशन है। अब यह है कि जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसके सिलसिले में सेक्शन ऑफ सोसाइटीज का एक परसेप्शन है और डेमोक्रेसी में परसेप्शन ही मैटर करता है, फैक्ट्स के साथ साथ परसेप्शन भी मैटर करता है। और वो ये है कि इसमें कुछ अथॉरिटीज को एक्सेसिव पावर दिया जाएगा, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी और बड़ा कंसर्न ये है कि इन इंस्टीट्यूशन को कभी चाहे तो वो अथॉरिटी कंप्लीट टेक ओवर कर सके। ये सब चीजें वाइड पावर्स दे दिए गए हैं जिसमें चेक्स एंड बैलेंस बताए नहीं गई हैं और इसमें अगर किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से प्रोसीजरल थोड़ा सा लैप्स हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव और बहुत ही ब्लंडर होगा। इसलिए समाज के इन तबकों की आवाज को सुनना चाहिए। हमारा बहुत सिंपल प्रिंसिपल स्टैंड है, हमारा कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, हमारा हम्बल सजेशन है गवर्नमेंट को कि तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए, इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक ना हो, ट्रस्ट को बाकी रखा जाए, वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन होना चाहिए। जहां रेगुलेशन का वायलेशन हो तो वहां पनिश होना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट शुड नॉट बी रूल, बल्कि यह है कि डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं।
तो एक दो इंस्टीट्यूशन की गलती के नतीजे में जनरलाइज करके तमाम जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें क्रिपल कर देना, ये मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। यही दो बातें थी जो मुझे करनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस इस देश में बहुत पहले से चल रही है और इसको एक पॉलिटिकल इशू बना लिया गया है। और जब ये महसूस हुआ कि पूरे देश में एक यूसीसी लाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है और उसमें बहुत दुश्वारियां हैं, तो अब ये कोशिश हो रही है कि स्टेट्स के लेवल पर कुछ तजर्बा किया जाए। उत्तराखंड में इससे पहले एक कानून लाया गया जिसको बताया गया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसी तरह गुजरात में अभी असेंबली में इसको पास किया गया। तो इसमें बेसिक जो बात है वो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत किया गया है। तो वो कोई बुनियादी चीज नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और उसमें कहा गया है कि इस बात की कोशिश की जाए, और कोशिश में ये बात शामिल है कि ऐसा कोई कोड अगर संभव है जिसमें तमाम लोग सहमत हों, किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई चीज लाने की पॉसिबिलिटी है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन कम्युनिटीज और ग्रुप्स और रिलीजियस माइनॉरिटीज इन सब की मर्जी के खिलाफ कोई चीज थोपना वो कभी भी उसका मकसद नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मजहबी आज़ादी दी गई है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, उस फ्रीडम को एश्योर करना ये जिम्मेदारी है। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी आ गया है और आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पार्ट है और हम भी उसी स्टैंड को करते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो उनको चाहिए कि वो इस तरह की जो चीज़ें पॉलिटिकल गेन्स के लिए लाई जा रही है और ख़ास तौर से रिलीजियस फ्रीडम को इसमें अटैक किया जा रहा है, और उसमें भी ये नज़र आता है कि ये पूरा एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए और इलेक्शन में उससे फ़ायदा उठाने के लिए हर इलेक्शन के मौके पर इस तरह की चीज़ें लाने की कोशिश की जाती है। तो ये हुकूमत को बार बार हम ये बात कहते रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो रिलीजियस फ्रीडम को डाइल्यूट करती हो या रेस्ट्रिक्ट करती हो उसको नहीं लाया जा सकता। हमारे संविधान में अलग अलग लोगों के लिए पर्सनल लॉज मौजूद हैं। लोगों को ये गलतफहमी है कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का है, बहुत से दूसरे ग्रुप्स के भी पर्सनल लॉज हैं। यहाँ ट्राइबल्स को बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है। तो ये यहाँ इस मुल्क की जो डाइवर्सिटी है उसका ख्याल रखते हुए और एक इंक्लूसिविटी के सबको साथ लेकर चलने वाला हमारा हो, तो उसमें इसकी गुंजाइश इसीलिए रखी गई है। अब तक जो बिल लाए गए हैं उनको भी यूनिफॉर्म नहीं कहा जा सकता। वो यूनिफॉर्म इसलिए नहीं कहे जा सकते कि उसमें भी एक्सेप्शंस डाले गए हैं, चाहे उत्तराखंड का हो या अब जो गुजरात में लाया जाएगा। तो यूनिफॉर्म कैसे आप उसको कहेंगे? और खास तौर से नजर भी आता है कि इनका मकसद पॉलिटिकल गेन करना, पॉलिटिकल फायदा उठाना और एक मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर से इस बात के लिए दबाव बनाना कि वो अपनी शरीयत पर आज़ादी से अमल न कर सके या उसमें रुकावट पैदा हो। तो ये जो इसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो किया जा रहा है वो हम समझते हैं बहुत गलत है। और संविधान जो है वो जो फ्रीडम देता है उसको सामने रखते हुए इस मुल्क का जो दस्तूर बना है और उसमें सबके लिए जो गुंजाइश रखी गई है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। आपका ये सवाल कि हुकूमत को हम कैसे सुनाएंगे, गवर्नमेंट के आप ही कान होते हैं। आपको हमने सुना दिया तो गवर्नमेंट के कान में हमने बात डाल दी है, गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंच गई है। अभी इंडियन गवर्नमेंट की अर्जेंसी है, हमें समझते हैं कि हम तो वेस्ट एशिया में नहीं है लेकिन उससे करीब तक हैं और दो वजह से हमें रोल प्ले करना है इंडियन गवर्नमेंट को। नंबर एक, हमारी तारीख है कि हम प्रिंसिपल स्टैंड लेने वाले होते हैं
और नॉन अलाइन मूवमेंट एक जमाने में हम चलाते रहे हैं। तो हमें यहाँ प्रिंसिपल की बुनियाद पर, वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना होना और इंसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ एनी कंट्री वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ये सब प्रिंसिपल है, इसलिए हमें रोल प्ले करना है। दूसरी वजह ये है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस इस इलाके में रहते हैं और हमारी इकोनॉमी पर इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है, और हमारी एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी हद तक इसी इलाके से पूरी होती है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं है, बल्कि उससे रिलेटेड और बहुत सी चीजें हैं। तो ये हमारी अर्जेंट जरूरत है कि हम एक रोल प्ले करें, और उसकी वजह ये भी है कि इंडिया उधर से भी दोस्ती रखा हुआ है और इधर ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, इक्वल मेंबर है। तो दोनों तरफ बातचीत करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को एकदम नॉन पार्टीशन होकर अगर गुफ्तगू करे तो रोल प्ले कर सकती है हमारी हुकूमत। इंजीनियर साहब, पश्चिम बंगाल का जिक्र आपने किया था। पश्चिम बंगाल में दो पार्टी ऐसी है जो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी है, MIM गई है वहाँ, और एक हुमायूं कबीर नाम से नेता है लोकल, वहाँ पर उन्होंने गठबंधन किया है। आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाली ताकतों को रोका जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो पार्टी मुसलमानों को कह रही है कि इकट्ठा होकर हमें वोट दीजिए, क्या वहाँ सिनेरियो आप देख रहे हैं, और इन पार्टीज की के रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें वेस्ट बंगाल की जनता की समझदारी पर पूरा भरोसा है। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं, जान रहे हैं कौन सी पार्टियां क्यों मैदान में आ रही हैं, क्या उनका मकसद है, क्या उद्देश्य है, किसको कौन फायदा पहुंचा रहा है या कौन। तो मैं समझता हूं कि हमने प्रिंसिपल बातें कही हैं और वेस्ट बंगाल की जनता सब चीजें देख रही है, समझ रही है, और वो अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। हमें ऐसी उम्मीद है और सही फैसले पर पहुंचेगी। Sir, regarding the FCRA, the Christian associations like Bishop Council have started talking with the government representative, like ministers and everyone. So, will Jamaat join with them for the FCRA amendment bill, regarding the amendment bill? हमने तो कहा है कि हुकूमत का काम है कि सारे स्टेक होल्डर से वाइडर कंसल्टेशन करे। उधर से भी होना चाहिए, इधर से भी आगे बात बढ़नी चाहिए। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करेंगे कि जो मूवमेंट चलेगी गवर्नमेंट से बात करने के लिए हम साथ में काम करेंगे। जमात इस्लामी ये इतनी बड़ी तंजीम है और बंगाल में उसकी बहुत अच्छी पकड़ है। ऐसे में वहाँ जब असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो उसको सिर्फ आवाम के विजडम पर छोड़ देना कैसे, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आवाम की विजडम को आप कम क्यों समझते हैं कि आवाम सही फैसला नहीं करेगी? तंजीम क्या कर रही है? आप तंजीम भी शामिल है आवाम में। नहीं, तब तंजीम को तो चाहिए ना कि लोगों को मिलकर के वहाँ मुसलमानों को बताए कि वो तो अपना काम कर रही है। वहाँ लोगों में तंजीम के लोग वहाँ मौजूद हैं, समाज में मौजूद हैं, और उसी विजडम के साथ वो भी काम कर रहे हैं वहाँ। इंतखाब के सिलसिले में तो वाकई मीटिंग नहीं हो रही है, मैं जानता हूँ। जी, इंतखाब के सिलसिले में आपकी मालूमात ठीक नहीं है, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर मालूम कीजिए। अमल के सिलसिले में वहाँ के लोग बता रहे हैं। जी जी, सर, वहाँ अभी ग्राउंड पर जाइए। उत्तम नगर के बाद जो है अभी हाल ही में हनुमान जयंती के मौके पर तुगलकाबाद गांव पर जो है मस्जिद पे भगवा झंडा फहराया गया। इस पर जो है पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है, ऐसा लोगों का वहां पर कहना है। लगातार इस तरीके की वारदातें बढ़ रही हैं, जमात ने इसमें क्या स्टैंड लिया है? क्या कोई देखिए, जानकारी जमात है? इस्लामी हिंद शुरू से ऐसे जहां भी घटना होती है, वाकया होता है, वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर और जो हमारी लीगल जो हमारा सेक्शन है उसके साथ मिलकर वहाँ पर हम जो कुछ वहाँ मुमकिन है कार्रवाई करते हैं। और उत्तम नगर में तो जमात के जरिए से FPCR के साथ मिलकर वहाँ लोगों से बात करके, वहाँ के एडवोकेट्स को मुतारिक करके, और बहुत सारे काम वहाँ पर किए गए हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, और जिसको कुछ ग्रुप्स अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे हैं और ये रुझान बढ़ता जा रहा है, तो इसको या तो लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट का फेल्योर कहा जाएगा, और अगर आप फेल्योर नहीं कहना चाहते तो मिलीभगत कहा जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे ग्रुप्स को कंट्रोल करना और कानून हाथ में न लेने देना, ये सरकार की और प्रशासन की जो है वो जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाएं कई जगह हुई हैं।
अभी एक और घटना, ये तो खैर दूसरी तरह की है, लेकिन बिहार में नालंदा में जिस तरह से एक महिला के साथ पब्लिकली सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश की गई, उसका वीडियो बनाया गया, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो एक खास पहचान भी जाहिर कर रहे हैं, अपने गले में एक खास रंग का रुमाल पहन कर और पूरा वीडियो बना रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि अब उनकी हुकूमत आ गई है, अब कोई कानून जो है उनको नहीं पकड़ सकता है। तो ये देश के लिए एक बहुत खतरनाक मैसेज है, और सरकार को खास तौर से ये उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को और नागरिकों के अधिकारों को और नागरिकों के सम्मान को रक्षा करने की पूरी कोशिश वो सरकार की है, प्रशासन की। देखिए, वी आर इन क्लोज कांटेक्ट विद आवर केरला ब्रदर्स। जमात इस्लामी हिंद केरला में एक्टिव है और वो पॉलिटिकली अवेयर भी है, और वहाँ की राय मशवरे से जो कुछ वहाँ के लिए ठीक महसूस होगा उस पर वो राय बनाएंगे। लेकिन इन प्रिंसिपल हमारा स्टैंड पूरे देश में यही है कि जो कम्युनल फासिस्ट डिविजिव फोर्सेस हैं वहाँ ठीक है, उनकी संख्या अभी जीतने में कामयाब नहीं हो रही है, लेकिन उनका वोट परसेंट बराबर बढ़ रहा है और उनके असरात और उनका जो है इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उसको रोकना वो जिम्मेदारी है केरला के वोटर्स की। तो हम केरला के तमाम वोटर्स से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना फैसला इस तरह करेंगे कि कम्युनल और डिविजिव जो फोर्सेस हैं वो आगे ना बढ़े, मजबूत ना हो। जी। ठीक है।